हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और जिसका टाइटल होता है मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेज। तो यहाँ पे हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और खूब सारे मैंने आपके लिए एमसीक्यूज भी मैं लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन इस सेक्शन से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्चुअली इंडस्ट्री के साथ कंबाइन करके पूछे जाते हैं, इंडस्ट्री प्लस मिनरल्स। ठीक है, इसके साथ अगर आप कंबाइन करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके मोस्टली यूपीएससी वाले क्वेश्चन हैंडल हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो यहां पे भी आप इस चीज को डेफिनेटली ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंने कोई ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, थोड़े से क्वेश्चन जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी करेंगे या फिर 11th स्टैंडर्ड की जब हम लोग सेकंड एनसीईआरटी करेंगे उसमें भी हम थोड़े से क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए हमेशा इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेज। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी में एक बहुत खास बात यह है कि हमेशा किसी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। इस बार भी उन्होंने इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही बढ़िया और सिंपल स्टोरी से की है। देखिए, एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है हेबान। वो अपने पिताजी के साथ, अपने फादर के साथ कहाँ जाता है? गुवाहाटी में जाता है। गुवाहाटी में उसने बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें देखी। उसने देखा है कि बहुत बड़ा घर के जैसा लगने वाली कोई स्ट्रक्चर था। बहुत बड़ा घर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जा रहा है और उसको देख के बड़ी हैरानी हुई उसको। दूसरी चीज जो उसने नोटिस की, उसने देखा कि एक लाइन में 10-20 घर एक जैसे दिखने वाले घर हैं, उनके अंदर लोग बैठे हुए हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। उसको ये देख के हैरानी हुई। उसने पिताजी से पूछा कि पापा, ये जो घर हैं ये ऐसे कैसे चल रहे हैं? हमारे घर तो ऐसे नहीं चलते हैं। ये घर तो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो बहुत बढ़िया घर है। आप भी प्लीज गुवाहाटी में आ जाओ, मेरे लिए एक ऐसा घर ले दो जो इस तरह से चले, एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। आपको कोई बस लेने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से जो है वो अपने घर में बैठिए, आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हो। उसको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगी, ये बड़ी ही अजीबोगरीब चीज लगी। तो उसके पिताजी ने उसको बोला कि बेटा देखो, ये घर नहीं है, ये बसें हैं, बस। क्योंकि उस बच्चे ने पहले कभी बस देखी नहीं थी। बेटा ये ट्रेन है, जो आप कह रहे हो ना कि एक घर के बाद दूसरा घर जो जुड़ा हुआ आपस में चल के जा रहा है, वो ट्रेन हैं। और ये ट्रेन अपने आप नहीं चल रही हैं, ये चल रही हैं किसकी वजह से? क्योंकि टायर से चल रही हैं, है ना। और ये जो घर है ना, वो घर हमारे घर की तरह पत्थर से या ईंटों से नहीं बने हुए हैं। ये बने हुए हैं किसके? मेटल से बने हुए हैं, जैसे आयरन से बने हुए हैं, एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, स्टील से बने हुए हैं। तो बच्चे के मन में आया कि ये अच्छा मेटल क्या होता है। उसके पिता ने बोला कि बेटा मेटल कुछ नहीं होता, मेटल जस्ट मिनरल्स होते हैं। अच्छा पिताजी, कहां पे मिलते हैं? उसने बोला कि हमारी अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। उसने बोला पिताजी क्रस्ट क्या होती है? फिर उसने बताया कि जो अपर लेयर होती है वो क्रस्ट होती है। फिर उसने बोला कि अच्छा, क्या अपर लेयर के अलावा और भी लेयर्स होती है? उसने हाँ बोला, बेटा बिल्कुल होती हैं। क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है, मेंटल के नीचे कोर होती है। बच्चे ने पूछा सर पापा कोर में क्या होता है, मेंटल में क्या होता है? उसके पिताजी ने वही समझाया। मतलब जितनी उसके फादर को इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, उसने उसको बताया। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में एक चीज तो समझ में आ गई कि जो आपके जो मिनरल्स होते हैं या जो मेटल्स होते हैं, ये कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको अर्थ से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं। तो उसके पिता ने उसको समझाया, बेटा देखो, ये जो मेटल्स पाए जाते हैं ये हर जगह पे एक जैसे नहीं पाए जाते हैं। कहीं पे ज्यादा मिलते हैं, कहीं पे कम मिलते हैं, कहीं पे मिलते ही नहीं हैं। अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, एक जैसे मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर किसी भी चीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यही जो पूरी बात है वो मेटल्स के ऊपर भी फिट होती है, मिनरल्स के ऊपर भी फिट होती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग मिनरल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लोकेशंस को जानने की कोशिश करेंगे और उसके रेलेवेंस और बाद में उसकी कंजर्वेशन के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग मेटल्स का या मिनरल्स का इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता है और फ्यूचर में हम लोगों को किस तरह की चीजें की यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये थोड़ी सी इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत जो है इस चैप्टर में मेटल से की गई है। मेटल भी इट्स अ टाइप ऑफ मिनरल। ठीक है, इसने कहा है कि मेटल हमारी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडर्न समय में मेटल के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। इवन मेडिवल टाइम में और एंशिएंट टाइम में भी मेटल का हमारी सिविलाइजेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे जैसे सिविलाइजेशंस ग्रो करती रही वैसे वैसे हम लोगों की जो मेटल यूज करने की टेक्नोलॉजी थी वो भी एडवांस होती रही, है ना। कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और आज के समय में जो है मॉडर्न स्टील एज की हम लोग बात करते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आपकी मेटल
वो एडवांस होती चली गई, वैसे वैसे आपकी सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती चली गई। जिन सिविलाइजेशंस के पास बेटर वेपन्स थे, बेटर मेटल्स का यूज करना आता था, वो सिविलाइजेशन जो है उन दूसरी सिविलाइजेशन को डेफिनेटली डिस्ट्रॉय कर देती थी जिनके पास अभी वो एडवांस मेटल नहीं था। जैसे हम लोग अगर आयरन की बात करें, मतलब वैसे तो ये टॉपिक जो है थोड़ा हिस्ट्री का हो जाता है, लेकिन अगर हम आयरन की बात करें, आयरन का हमारी सिविलाइजेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, दे डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट आयरन, तो इसलिए वो आयरन का यूज नहीं करते थे। और आयरन जो एक मेटल होती है ना, वो बहुत हार्ड होती है ना, बहुत सॉलिड होती है, टूटती नहीं है, मजबूत होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का यूज बेसिकली नहीं होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो दूसरी सिविलाइजेशन आई, या फिर बाहर से जब आर्यंस आए या और लोग जो माइग्रेट होके आए, दे आल्सो न्यू एक्चुअली हाउ टू यूज आयरन। और जब वो इंडिया में आयरन लेके आए तो आयरन की कुल्हाड़ियां लेके आए, जिससे उन्होंने जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया। जो हल होता है, प्लफ होता है, प्लव को लेके आए, जिसकी वजह से वो जो जमीन होती है, जो हार्ड जमीन होती है, जो लैंड होती है, उसको वो ज्यादा डिग कर सकते हैं, कल्टीवेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आयरन का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ। फिर बाद में जो है एल्यूमिनियम और ये हम लोग फिर बाद में स्टील बनाने लगे, डिफरेंट तरह की चीजें बनाने लगे। तो मेटल का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपने आसपास जो भी चीजें देखते हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, सारी की सारी चीजें लगभग किसी ना किसी मेटल से ही बनी हुई हैं। चाहे आप किसी मशीन्स की बात करो, चाहे आप कार्स, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन, भैया जिस भी चीज की बात करो, आपको वहां पे मेटल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है, वो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में जो है अर्थ क्रस्ट की बातें भी की हैं, हम लोगों ने अर्थ की क्रस्ट की इंटीरियर के बारे में भी बातें की हैं, हमने डिफरेंट तरह की रॉक्स के बारे में बात की हैं। वी टॉक्ड अबाउट इग्नियस रॉक्स, वी टॉक्ड अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स। हमको ये भी पता है कि अलग अलग रॉक्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, और उस रॉक की प्रॉपर्टी किस चीज के ऊपर डिसाइड करती है कि वो रॉक्स किस मिनरल से बनी हुई हैं। जिस मिनरल से वो रॉक बनी होती है, उस रॉक की प्रॉपर्टी भी वैसी ही होती है। ये हम पिछली बात उस क्लास में कर चुके हैं। तो रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। तो ये जो हम जैसे हम लोग आयरन की बात करते हैं, बॉक्साइट की बात करते हैं, लाइमस्टोन या माइका, किसी भी आप उसकी बात करें, हम लोग इसको कहां से निकालते हैं? रॉक्स में से ही निकालते हैं। ठीक है, तो उसके ये बारे में पूरी बात कर रहा है। इवन जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, इसके अंदर भी खूब सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, खूब सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कहता है अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड द मिनरल्स। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ये इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि शायद ये आपका साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से है, लेकिन ये आपका ज्योग्राफी वाले पोर्शन से है एक्चुअली। और ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इस तरह की माइनर डिटेलिंग वो पूछता है आपसे, फिर बच्चे बोलते हैं अरे कहां से पूछ लिया, ये सोर्स हमें पता ही नहीं था। यूपीएससी में जो है मोस्टली क्वेश्चंस के सोर्सेज आपको अपने आसपास ही मिल जाते हैं, अगर आप उसको उस नजरिए से देखना चाहते हो तो। क्या बोलता है, देखिए टूथपेस्ट के बारे में बता रहा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आसान अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको अलग से नोट डाउन इसको कर लेना चाहिए। देखिए टूथपेस्ट तो सभी लोग यूज करते हैं, है ना। टूथपेस्ट में कुछ अब्रेसिव मिनरल्स, टूथपेस्ट के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड द वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स होते हैं, जो आपके दांतों की सफाई करते हैं। उसके अलावा जो आपके दांतों में कैविटीज हो जाती हैं, ठीक है, उसके लिए जो है फ्लोराइड का यूज किया जाता है। और फ्लोराइड भी एक मिनरल है, जो कि फ्लोराइड मिनरल से फ्लोराइड को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए कितने सारे मिनरल्स हैं। और तो ज्यादातर जो टूथपेस्ट होते हैं वो किसके बने होते हैं? व्हाइट कलर के बने होते हैं ना, व्हाइट कलर के, मोस्टली तो व्हाइट कलर के होते हैं। कुछ रेड वाले भी हो सकते हैं, कुछ ब्राउन वाले भी हो सकते हैं, बट मोस्टली आपके व्हाइट कलर के बने होते हैं। उसके में जो व्हाइट कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है टाइटेनियम की वजह से, टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से उसका व्हाइट कलर होता है। ठीक है, और ये टाइटेनियम ऑक्साइड कहां से मिलता है? ये भी आपको किसी मिनरल से मिलता है, जिसे कहा जाता है र्यूटाइल। तो र्यूटाइल से आपको मिलता है टाइटेनियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से वो व्हाइट कलर का होता है। ये आपको इल्माइट में भी मिल सकता है और एंटेज में भी मिल सकता है। और कई टूथपेस्ट के अंदर जो है स्पार्कल्स होते हैं ना, वो कूलिंग क्रिस्टल्स बोलते हैं, थोड़ी सी स्पार्किंग करते हैं, वो रणबीर सिंह उसकी ऐड करता है ना, उस तरह की बकवास चीजें। वो आपको कहां से मिलता है? वो आपको मिलता है माइका से। जो स्पार्कल होता है ना, वो आपको माइका से मिलता है। और जो आपका टूथपेस्ट होता है, और वो जिस उसके ट्यूब के अंदर आता है, वो ट्यूब किसकी बनी होती है? प्लास्टिक्स की बनी होती है। और प्लास्टिक कहां से मिलता है आपको? पेट्रोलियम से मिलता है
है ना। तो देखिए एक टूथपेस्ट में कितने सारे मिनरल्स का यूज होता है और इन मिनरल्स के सोर्सेज भी अलग अलग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छोटी छोटी डिटेल्स कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है और फिर आप कंफ्यूजन यहाँ पे आपको हो जाता है। तो ये पैराग्राफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा ये बोल रहा है आपको खुद एक आप एक्सरसाइज कीजिए, आप देखिए अपने आसपास के कौन कौन सी चीजें किस चीज की बनी हुई है, वहां पे कौन कौन से मिनरल्स यूज होते हैं। ये थोड़ी सी आपके लिए एक एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाती है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो लोग फूड कंज्यूम करते हैं उसके अंदर भी मिनरल्स होते हैं। हालांकि अगर आप ओवरऑल क्वांटिटी की बात करो तो हमारे फूड में सिर्फ और सिर्फ 0.3% मिनरल्स होते हैं, लेकिन ये मिनरल इतने वाइटल होते हैं, इतने क्रिटिकल होते हैं कि जो 99.7% न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बाकी जो आपका फूड होता है वो बेकार हो जाएंगे अगर ये 0.3% मिनरल्स नहीं होंगे। क्योंकि जो 99.7% जो फूड आपका स्टफ होता है या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तभी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाते हैं जब आपकी बॉडी में ये मिनरल्स होते हैं जो 0.3 होते हैं, जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो उनके बिना वो भी बेकार हो जाते हैं। इसीलिए मिनरल्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी के लिए ही नहीं बल्कि आपकी फूड और आपकी सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इतनी बातें हम लोगों ने मिनरल की कर ली, हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मिनरल्स के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक्चुअली मिनरल्स होता क्या है, व्हाट इज अ मिनरल। देखिए अलग अलग डेफिनेशंस मिनरल्स की हो सकती हैं, लेकिन जो बिल्कुल क्लोज डेफिनेशन है, जो ज्योग्राफी के हिसाब से बिल्कुल क्लोज डेफिनेशन है, वो दी जाती है जियोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा। क्योंकि जियोलॉजिस्ट लोग वही होते हैं जो मिनरल्स की स्टडी करते हैं, जो रॉक्स की कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, रॉक्स के फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उन्हीं को जियोलॉजिस्ट बोला जाता है ना। तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट मिनरल क्या होता है? मिनरल होता है होमोजीनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। होमोजेनियस का मतलब होता है जो एक जैसा होता है, जिसके अंदर अलग अलग वेरिएशंस नहीं होती हैं। तो एक मिनरल की जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक ही जैसा होता है। अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो वो दूसरा मिनरल हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर मिनरल मतलब होमोजीनियस उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके जो एटॉमिक बॉन्ड होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है, मतलब आर्टिफिशियली नहीं होता है, वो नेचर में खुद बनता है एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है। डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके बाद जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है ना। तो इसको कहते हैं मिनरल। तो मिनरल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मिनरल इज नथिंग बट होमोजीनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये आपको याद रख लेना है, एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आए तो एज इट इज आप इस डेफिनेशन को वहां पे लिख सकते हो। ठीक है। अब ये जो मिनरल्स होते हैं ये अलग अलग जो है नेचर इनका पाया जाता है, बहुत बहुत वेरिएशंस होती हैं मिनरल्स के अंदर में। आपको दुनिया का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड, वो भी एक मिनरल है। और जो सबसे सॉफ्टेस्ट होता है टैल्क, टैल्क जो है दुनिया का सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसे बोलते हैं टैल्क। जो पाउडर वगैरह छिड़कते हो ना आप गर्मियों में, तो उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है टैल्क का। या जो चौक आप बनाते हो स्कूल में, जो टीचर लिखते थे बोर्ड के ऊपर ना, वो उसके अंदर भी टैल्क जो है काफी ज्यादा यूज किया जाता है चौक के साथ मिक्स करके। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। तो ये चीज हम लोग ने देख लिया कि जो आपकी रॉक्स होती हैं, ये रॉक्स कई सारे सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। ठीक है। कहता है रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ द होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है। रॉक्स के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। अलग अलग रॉक्स के अंदर जो है अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। एक ही बहुत बड़े रॉक स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी पाए जा सकते हैं जो आपस में इंटरमिक्स्ड होते हैं। फिर हम उसको बाद में अलग कर लेते हैं प्योरिटी उसको, प्योर, क्योंकि हमें प्योर फॉर्म में उसको चाहिए होता है। कुछ रॉक से जैसे बात करें, जैसे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है एक सिंगल मिनरल का यूज करता है, लेकिन कई रॉक्स ऐसी होती हैं जो एक ही रॉक के अंदर कई डिफरेंट तरह के मिनरल्स भी हो सकते हैं। दुनिया में जो है कम से कम 2000 टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट हम ज्यादा यूज उसको करते नहीं है। ठीक है। जो कहता है अ पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सर्टेन कॉम्बिनेशन of the elements depend upon the physical and the chemical condition under which the material is formed. Material is formed. तो ये जो मिनरल्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे एलिमेंट टेबल होती है, उन सभी के मिक्सचर से बने होते हैं। और जो वो बनते हैं ना, तो डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा था, वहाँ की केमिकल कंडीशंस कैसी थी, वहाँ पे हीट कैसी थी, उसके ऊपर प्रेशर कैसा था, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा था। उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कैरेक्टर कैसा होगा। जैसे अगर आप बात करो अरावली, अरावली में जो है डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। पेनिनसुलर इंडिया में अगर आप जाओगे, वहां पे आपको डिफरेंट तरह के मिनरल्स मिलेंगे।
अगर आप कोस्टल एरिया में जाओगे आपको वहां पे डिफरेंट तरह के मिनरल्स मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहां पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका जो करेक्टर होता है वो डिपेंड करता है वहां की लोकल कंडीशंस के हिसाब से। वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां का प्रेशर कैसा है ना, वहां पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है, रेनफॉल कितना है, उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और इतनी सारी वेरिएशन की वजह से जो आपके जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग हार्डनेस, सॉफ्टनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर, डेंसिटी वगैरह सब वहां पे पाई जाती है। ठीक है, और तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा आई गेस मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है? जो होमोजीनियस एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जिसका एक पर्टिकुलर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल की जो फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग कंडीशंस में होती है जिसकी वजह से उसके अंदर वेरिएशंस पाई जाती हैं इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस एंड ऑल दैट। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो जियोलॉजिस्ट लोगों के अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट मिनरल्स को हम लोग कई तरह की चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स। ठीक है, तो देखिए उसी के बारे में बात कर रही है। ये देखिए जियोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट ये दोनों लोग मिनरल्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जियोग्राफर का काम क्या होता है? जियोग्राफर का काम होता है कि किसी मिनरल को आइडेंटिफाई करना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना, डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के बाद उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को ऑब्जर्व करना या उसको असेस करना, ये एक जियोग्राफर का काम होता है। तो जियोग्राफर बेसिकली टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द हैपनिंग्स और द फिनोमिनास। जियोलॉजिस्ट का काम होता है कि मिनरल कैसे बने, उनकी एज क्या है, कब बने, उनका फिजिकल कंपोजिशन कैसा है, उनका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, ये काम होता है जियोलॉजिस्ट का। और जियोग्राफर का काम होता है कि एक बार जब जियोलॉजिस्ट उनकी डिस्कवरी कर लेता है तो जियोग्राफर टॉक्स अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूशन बट देयर इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो, कि यहाँ पे जो जिस तरह की मिनरल पाया जाता है उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात करेगा, उसके बारे में जो बात करता है दैट इज अ जियोग्राफर। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स। तो बात करते हैं। पहली बात यह है कि कहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं, वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, उसके हिसाब से इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली मिनरल्स पाए जाते हैं ओर्स में, और है ना, मिनरल ओर की हम लोग बात करते हैं, आयरन ओर की बात करते हैं। ओर का मतलब क्या होता है? देखिए जो ओर होता है ना वो मिक्सचर होता है, और कभी भी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता। जो आपके मिनरल्स होते हैं ना वो मिक्स्ड होते हैं आपस में, दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स्ड होते हैं। जैसे मान लो आयरन ओर है, आयरन ओर के अंदर आपको क्या है, उसको हम लोग आयरन ओर क्यों बोलते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ उस ओर में सिर्फ आयरन पाया जाता है? नहीं, उसको हम लोग आयरन ओर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो मिक्सचर है उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो आयरन का होता है, इसलिए उसको आयरन ओर बोल देते हैं, बिकॉज वहां पे आयरन डोमिनेंट होता है। लेकिन आयरन के अलावा उसके अंदर दूसरे मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो एक ओर जो है इट्स अ मिक्सचर, इट्स एन अक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट के साथ वो मिक्स होता है। कहता है द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट एक्सट्रैक्शन कमर्शियली अवेलेबल। अब किसी भी ओर से, मान लीजिए किसी का भी ओर हो सकता है, बॉक्साइट ओर हो सकता है, आयरन ओर हो सकता है ना, कोई भी ओर हो सकता है। उस ओर में से आप उस मिनरल को क्यों निकालना चाहते हो? पहली बात तो ये है क्योंकि उस मिनरल का हम लोगों को यूज करना है अलग अलग तरीके से, लेकिन उसको आप तभी निकालोगे जो वो आपके लिए कमर्शियली सस्ता पड़ेगा ना, चीप पड़ेगा। अब सपोज करो, मान लो आप कहीं से मिनरल निकाल रहे हो किसी और से, उसको निकालने में ही ज्यादा खर्चा आ गया तो तब थोड़ी निकालोगे। तो किसी भी ओर से मिनरल्स तभी निकाले जाते हैं जब वो इकोनॉमिकली वायबल होते हैं, कमर्शियली वायबल होते हैं, जब उनको निकालने का खर्चा कम होता है, उनको यूज करने की यूटिलिटी ज्यादा होती है ना। जैसे हम लोग पेट्रोल है, पेट्रोल अगर पेट्रोलियम को कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हो, बहुत डीप माइनिंग करके अगर आपने पेट्रोलियम मान लो निकाल भी लिया, लेकिन उसको निकालने में ही इतना खर्चा आ गया कि उससे जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं वो उसके कंपैरिजन में भी महंगा होता है, तो क्या आप वहां से पेट्रोलियम निकालोगे? बिल्कुल भी नहीं निकालोगे। दुनिया में ऐसी बहुत जगह पे रिजर्व्स पाए गए हैं पेट्रोलियम के, लेकिन वहां से हम लोग नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो सस्ता नहीं होता, वो चीप होता है, वो कमर्शियली वायबल नहीं होता है। हमने रिसोर्सेज वाले चैप्टर में भी किया था, किसी रिसोर्स को आप लोग रिसोर्स तभी बोलते हो जो वो आपके लिए इकोनॉमिकली वायबल होता है, यूजेबल होता है, उससे पहले हम उसको रिसोर्स नहीं बोलते हैं। तो दैट इज द थिंग। कहता है द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और द स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विद विच मिनरल्स ओर्स में बी माइंड। देखिए उसी बारे में मैंने बात किया
कि मिनरल्स कैसे बने, कहाँ बने, किस तरह की रॉक्स में पाए जाते हैं। वो सरफेस के ऊपर मिलते हैं, सरफेस से बहुत डीप में मिलते हैं, वो माउंटेन्स में पाए जाते हैं, प्लेन्स में पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, इंटीरियर एरिया में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम उसको माइन करें कि ना करें। कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन की बेसिकली ये बात कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट करना मतलब उसको निकालना। अगर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो हम उसको माइन नहीं करते हैं, अगर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन कम होता है तभी हम उसको माइन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ कहते हैं। कहता है मिनरल्स जनरली अकर इन 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है आपका इन इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये रॉक्स क्या होती हैं पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। इग्नियस रॉक्स तब बनती है जब नीचे से जो है मैग्मा आता है, मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है और वो इग्नियस रॉक्स हमारी बन जाती हैं। लेकिन जो नीचे से रॉक्स आती हैं उन रॉक्स के साथ जो है बहुत बार मिनरल्स भी मिक्स होकर ऊपर आते हैं। तो वो जब रॉक्स सॉलिडिफाई होती हैं तो मिनरल्स भी उनके साथ ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक हमें पता क्या होती है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है ऑल्टर्ड वर्जन होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का और इग्नियस रॉक्स का। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ अ टाइम, जब आपके इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड योर मेटामॉर्फिक रॉक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है जो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, यहां पे जो मिनरल्स होते हैं वो कैसे आते हैं, वो आते हैं क्रैक्स के थ्रू, क्रेविसीज के थ्रू, फोल्ड्स के थ्रू, जॉइंट्स के थ्रू, वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और बाद में हम उसको वहां से निकाल लेते हैं। जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं वहां से जब मिनरल्स आते हैं उनको बोलते हैं वेन्स। जैसे आपके शरीर में जो है नाड़ियां होती हैं, खून की नसें होती हैं, दे आर लाइक वेन्स। लेकिन जो बड़े वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लोड्स। तो ये जो वेन्स होते हैं छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं और जो बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं लोड्स, यहां से हम लोग बाद में मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कहता है इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन द मिनरल्स इन लिक्विड, मोल्टन और द गैसेस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू द कैविटीज। कैविटीज मतलब वही क्रैक्स की मैं बात कर रहा हूं, थ्रू द अर्थ सरफेस। दे कूल एंड सॉलिडिफाई, है ना, वही मैंने जो आपको बताया। नीचे से जो मिनरल्स आते हैं वो क्रेविसिस के थ्रू, रॉक्स के आपके क्रैक्स के थ्रू, दे कम अबव द सरफेस। दे आर फोर्स्ड, एक्चुअली दे आर फोर्स्ड, अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, दे आर फोर्स्ड। नीचे से प्रेशर लगता है उनके ऊपर। दे कम डाउन, कम ऑन द सरफेस, दे कूल डाउन एंड दे सॉलिडिफाई। और जैसे आपका टिन हो गया, कॉपर, जिंक, लेड, और बाद में हम उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरी जगह जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं कहां पे, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम लोग पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी बेसिकली लेयर्स में पाई जाती हैं, है ना, बेड्स में पाई, बेड मतलब लेयर। तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, क्योंकि जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये बनती हैं सेडिमेंट से, है ना। जो आपकी रिवर्स हैं, जो विंड्स हैं, वो लेके आती हैं इरोजन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सेडिमेंट्स को। तो धीरे धीरे वो लेयर्स में उनको जमा करती चली जाती हैं और उन लेयर्स के अंदर जो मिनरल्स आपको पाए जाते हैं वो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स वाले मिनरल्स होते हैं। जैसे कोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेडिमेंट्री मिनरल होता है आपके पास। कोल इज जस्ट अ रॉक, ठीक है, एक सेडिमेंट्री रॉक होती है बेसिकली कोल। तो ये भी आपको वहीं पे मिलता है। उसके अलावा जैसे आपका जो आयरन ओर होता है वो भी आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है। जिप्सम हो गया आपका, पोटाश, सोडियम सोल्ट, ये भी आपका वहीं पे पाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो एरिड रीजन होते हैं, जो बहुत ड्राई रीजन्स होते हैं, जैसे राजस्थान या फिर सहारा या कोई भी ड्राई रीजन होता है, वहां पे बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन की वजह से जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, वो तो पूरा चला जाता है वहां से। पीछे की तरफ जो रह जाता है सेडिमेंट्स में, वो बचता है आपका जिप्सम, पोटाश और सोडियम सोल्ट पीछे से रह जाते हैं। कई बार देखिए क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात किया है, जैसे राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट लेक्स पाई जाती हैं। अब आप ये सोचोगे कि सर वहां पे सोल्ट कहां से आया। देखिए, या फिर अगर आप हरियाणा या पंजाब की बात करो, यहाँ पे एक्सेसिव इरिगेशन किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशंस हो जाती हैं। अब उस वाटर लॉगिंग से क्या होता है, देखिए पानी ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है सरफेस के ऊपर कंटिन्यूअसली, और इवेपोरेशन भी हो रहा है। उस इवेपोरेशन से क्या होता है, कैपिलरी रिएक्शन की वजह से जो ग्राउंड वाटर के अंदर जो सोल्ट होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगते हैं और वो सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ की जो सोइल है उसके अंदर सैलिनिटी और अल्कलिनिटी दोनों बढ़ जाती हैं।
इस तरह से जो आपको सोल्ट या मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे जिप्सम, पोटाश और सोडियम सोल्ट वगैरह, ये इवेपोरेशन की वजह से होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिएगा अलग से नोटबुक में, पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये तो दो तरीके हो गए। तीसरा जो तरीका होता है मिनरल्स के बनने का, वो होता है डीकंपोजिशन की वजह से। किसकी वजह से? डीकंपोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक्स। जैसे आपकी कोई रॉक होती है, उस रॉक के अंदर डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो वेदरिंग की वजह से वहां से रिमूव हो जाते हैं। वेदरिंग हमें पता ही है, ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स ऑन द सरफेस। तो जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग हो गया, जो आपकी रॉक होगी वो टूट गई। अब जब वहां से विंड चलेगी या जब वहां से वाटर आएगा तो वो क्या करेगा? वेदर्ड मटेरियल को वहां से लेके चला जाएगा। वो तो ट्रांसपोर्टेशन करके उसको कहीं और जाके डिपॉजिट कर देगा। जो पीछे से रह जाता है, जो रेजिडुअल रह जाता है, उसमें से जो आपको मिनरल्स पाए जाते हैं वो भी तीसरी तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे बॉक्साइट। बॉक्साइट इसी तरीके से बनता है, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको आ जाए तो ऑक्साइड बॉक्साइट इसी तरीके से बनता है कि आपकी रॉक्स के अंदर पहले बॉक्साइट के अंदर बहुत सारा मिक्सचर था, वहां से वेदरिंग की वजह से एक्सेसिव जो सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो तो चले गए पानी के साथ सोल्यूबल होके, पीछे से जो रह जाता है वो आपका बच जाता है, उसे कहते हैं बॉक्साइट, ठीक है। चलिए, तीसरा तरीके का आपका हो गया। फोर्थ जो तरह की जो मिनरल्स की फॉर्मेशन होती है वो होती है अलूवियल डिपॉजिट्स की वजह से। डिपॉजिट क्या होता है? वी वेरी वेल नो, है ना। रिवर्स होती हैं या जो विंड्स होती हैं वो सेडिमेंट्स कहीं से लेके आती हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू और कहीं पे जाके उसको डिपॉजिट कर देती हैं। जो वैली होती हैं, आपकी वैली जो फ्लोर्स होते हैं वहां पे पाया जाता है, या जो प्लेन्स होते हैं वहां पे इस तरह के डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह के डिपॉजिट को बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स। अब देखिए, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो जैसे मान लो रिवर की हम लोग बात करते हैं, तो रिवर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो जो सोल्यूबल हो जाते हैं वो तो पानी के अंदर घुल जाएंगे, उसको तो पानी जो है वो ओशियंस में ले जाएगा। लेकिन कुछ माइनर जो मिनरल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, वो वाटर में ही सस्पेंडेड रहते हैं और वो डिपॉजिट हो जाते हैं कहीं पे। उस तरह के डिपॉजिट, उनको मिनरल्स को बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, ये वो मिनरल्स होते हैं जो वाटर के द्वारा कोरोड नहीं किया जा सकते हैं। कोरोड, अब जैसे यहां पे आयरन नहीं है ना, आयरन का आपने देखा होगा मॉनसून के सीजन में या बारिश के सीजन में क्या होता है, आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, उसको बोलते हैं कोरोजन। तो ऑक्सीजन की वजह से और मिनरल्स की वजह से, मॉइस्चर की वजह से कोरोजन हो जाता है। अब जो जिसके अंदर कोरोजन होगा उसके अंदर आप प्लेसर डिपॉजिट नहीं बन सकता। प्लेसर डिपॉजिट उन्हीं के अंदर बनता है जहां जिसको वाटर कोरोड नहीं कर सकता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम एटसेट्रा। तो ये आपको डेफिनेटली यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अगली बात, हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं ओशियंस के अंदर। लेकिन ओशन के अंदर जो मिनरल पाए जाते हैं वो किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि ओशन इतने बड़े होते हैं और लगातार मूवमेंट करते रहता है उनके अंदर वाटर, तो बहुत बड़े लेवल पे 71% तो ऊपर ओशंस ही होता है। तो ओशन से मिनरल को एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बट बावजूद उसके हमारे ओशंस में भी खूब सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कॉमन सोल्ट, NaCl, हम लोग समंदर से ही मिलता है हम लोगों को, मैग्नीशियम, ब्रोमीन एटसेट्रा। इवन ओशन के सरफेस के ऊपर मैंगनीज नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं, मैंगनीज नोड्यूल, और ये बहुत प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप ओशन के सरफेस से मैंगनीज नोड्यूल, नोड्यूल का मतलब जैसे जो क्रिकेट की बॉल होती है ना, इस तरह के आपको मिलते हैं, राउंड शेप के नोड्यूल्स आपको वहां पे मिल जाते हैं, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, इस तरह के मैंगनीज काफी प्योर फॉर्म में होते हैं। और हर कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सट्रैक्ट करने की, क्योंकि ओशन के बॉटम पे भैया बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी आपको चाहिए होती है इसके लिए, तो हर कंट्री इसको डेफिनेटली नहीं कर पाती है। खैर, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो आप एक इस छोटे से डायग्राम से इसको समझ सकते हो। इसी तरह के डायग्राम अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप एग्जाम में भी एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। एग्जामिनर आप बहुत खुश हो जाएगा आपका डायग्राम देख के, आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो मिनरल्स को हम लोग डेफिनेटली 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल और एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स में जैसे आपका फेरस वाले हो गए, जिसके अंदर आयरन और आयरन से जुड़े हुई जो है ऑक्साइड से वो सब पाया जाता है, जिसके अंदर एक्चुअली बेसिकली आप ये कह सकते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना, चुंबक वाली प्रॉपर्टी होती है।
तो आयरन होर हो गया, इसमें मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब आपके फेरस मिनरल्स होते हैं, फेरिक मिनरल्स होते हैं। दूसरे होते हैं आपके नॉन फेरस, मतलब नॉन आयरन कह सकते हो आप, जैसे कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। तीसरे आपके जैसे प्रेशियस मेटल्स हो गए, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम एटसेट्रा। तो ये तीन आपके मेटालिक मिनरल्स होते हैं। मेटल का मतलब बेसिकली ये है कि जो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, आप उनको मेटल्स बोलते हो। ठीक है, तो ये जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई दे आर मेटालिक मिनरल्स। फिर आपका आता है नॉन मेटालिक मिनरल्स, बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। सोल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एटसेट्रा, नॉन मेटालिक मिनरल्स। तीसरे जो आपके आ जाते हैं वो आते हैं आपके एनर्जी मिनरल्स, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, तो इस एनसीईआरटी में हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसे कहा जाता है रैट होल माइनिंग। बता देता हूं आपको क्या है, हालांकि थोड़ा हम आगे जाके भी कर सकते हैं इसको कोल के बारे में पढ़ने के बाद। ठीक है, तो थोड़ा याद रखूंगा मैं, रैट होल माइनिंग के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन जब हम थोड़ा कोल कर लेते हैं, कोल के बाद बताऊंगा आपको। क्योंकि जो रैट होल माइनिंग है बेसिकली कोल के लिए की जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, स्पेशली मेघालय वाले रीजन में, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में, वहां पे भी टर्शरी लेवल का कोल पाया जाता है। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए रैट होल माइनिंग का यूज किया जाता है। थोड़ा बताऊंगा अभी आपको, थोड़ी देर में वेट कर लीजिए। तो अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें मिनरल्स के बारे में, तो फॉर्चुनेटली इंडिया एक फेयरली रिच कंट्री है जहां पे काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो आपके फेरस मिनरल्स होते हैं या नॉन फेरिक मिनरल्स भी होते हैं, बेसिकली जो लैंड फॉर्म जितना पुराना होगा ना, जितना पुराना होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। यू वेरी वेल नो कि मिनरल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है। तो जितना पुराना लैंड फॉर्म होगा उतने ही ज्यादा मिनरल्स पाए जाएंगे। स्पेशली मेटालिक मिनरल्स तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब यू वेरी वेल नो कि जो इंडियन पेनिनसुला है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म इन द वर्ल्ड। जब जो पेंजिया है, जब पेंजिया टूटा था तो दो हिस्सों में बटा था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, है ना। तो गोंडवाना लैंड का आपको पता है, तो गोंडवाना लैंड से ही इंडिया बना है, इसलिए गोंडवाना जगह भी है वहां पे साउथ इंडिया में। तो इतना पुराना लैंड फॉर्म है, मतलब 200 मिलियन ईयर्स के आसपास आपका पेंजिया टूटना शुरू हुआ था। उसके बाद आपका जो गोंडवाना लैंड है वो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया था, जिसमें से एक इंडियन पेनिनसुला भी बन के टूट के बना था। तो 200 मिलियन ईयर्स, उससे भी पुरानी एज है इनकी रॉक्स की। तो डेफिनेटली जितनी पुरानी एज होगी उतने ही ज्यादा मिनरल्स पाए जाएंगे। इसी वजह से इंडिया में जो मोस्टली मिनरल्स पाए जाते हैं वो आपके इंडियन पेनिनसुला में पाए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया, तो हल्की सी डिटेलिंग में चलते हैं। कहता है इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच वेरिड मिनरल्स, डेफिनेटली। लेकिन ये जो मिनरल्स है ना इंडिया में, हर चीज की तरह दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं पे कम पाए जाते हैं, कहीं पे ज्यादा पाए जाते हैं। कहता है जो पेनिनसुलर रॉक्स हैं, दे कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स, कोल, मेटालिक मिनरल्स, माइका एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे ज्यादा आपके जो है वो वहां पे पाए जाते हैं। उसके अलावा जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वेस्टर्न घाट्स की और ईस्टर्न साइड में, इंडिया के घाट्स की तरफ, वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि रिवर्स है ना, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर होती हैं इंडिया में, वो बहुत सारे सेडिमेंट लेके आती हैं, तो वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। तो वहां पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं, वहां पे भी आपको क्या मिलता है? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलते हैं। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में। राजस्थान का जो पेनिनसुला वाला हिस्सा है, वहां पे आपको नॉन फेरस मिनरल्स मिलते हैं। कॉपर बहुत ज्यादा मिलता है वहां पे। ठीक है, कॉपर मिलेगा आपको, बॉक्साइट मिलेगा आपको वहां पे अगर आप जाओगे तो। खैर, और देखते हैं, मार्बल, लाइमस्टोन आपको बहुत मिलता है राजस्थान में, मार्बल आपको काफी मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो गई। लेकिन इंडिया का बेसिकली जो अलुवियल प्लेन है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना, ये जो अलुवियल डिपॉजिट है ना, जहां पे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पाए जाते हैं, बेसिकली यहां पे ज्यादा मिनरल्स आपको नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये नया है, नया, इट्स अ न्यू लैंडफॉर्म। प्लेन्स तो बहुत नए बने हैं ना, जब हिमालय बना था, उससे पहले तो नहीं थे प्लेन्स, उससे पहले तो यहाँ पे टीथीस सी हुआ करता था। तो बिकॉज दीज प्लेन्स आर वेरी वेरी न्यू इन देयर फॉर्मेशन, सो दैट इज व्हाई दे आर मोस्टली डिवोइड ऑफ द मिनरल्स एंड दे डू नॉट हैव मच ऑफ द मिनरल डिपॉजिट्स बेसिकली। ठीक है,
तो ये जो अलग अलग वेरिएशंस इंडिया में पाया जाता है मिनरल्स का, क्यों पाया जाता है? बिकॉज ऑफ द फ्यू फैक्टर्स, जैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम, है ना। टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और प्रोसेस भी है, स्ट्रक्चर भी है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर आप बात करो, अगर आप महाराष्ट्र या कर्नाटका प्लेटो की बात करो, उसकी फॉर्मेशन अलग तरीके से हुई, है ना। ग्रेट नॉर्थ इंडियन जो प्लेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन अलग तरीके से हुई। जो आपकी पूर्वांचल हिल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ और तरह का है। ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, इनका स्ट्रक्चर कुछ और तरह का है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का स्ट्रक्चर कुछ और तरीके का है, इनकी प्रोसेस कुछ अलग अलग है। तो जैसे जैसे ये प्रोसेसेस वगैरह चेंज होती हैं, स्ट्रक्चर चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, तो आपकी मिनरल्स की जो है कंपोजिशन भी यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, कहता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स इन द ओर, the ease of extraction, the closeness to the market play the important role in affiliating economic viability of the reserve। तो आप एक चीज इमेजिन कीजिए, अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका के अंदर खूब सारे रिजर्व्स पाए जाते हैं। वहां पे एल्यूमिनियम रिजर्व भी है, वहां पे आयरन रिजर्व भी है, वहां पे कोल भी पाया जाता है, शायद वहां पे यूरेनियम के डिपॉजिट्स भी हैं। अब रिजर्व तो वहां पे खूब सारे हैं, लेकिन क्या हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ड्यू टू फ्यू रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दूसरी बात, मान लो अगर टेक्नोलॉजी भी है, मान लो है टेक्नोलॉजी, स्टिल वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग दैट। व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट कमर्शियली वायबल एंड दैट इज टू फार अवे फ्रॉम द मार्केट। तो उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करने में ही बहुत खर्चा आ जाएगा। तो वो मार्केट से कितना क्लोज है उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी कंसंट्रेशन कैसी है मिनरल की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो मिनरल तो आपको मिल गया, लेकिन वो 2 साल में ही खत्म हो गया। अब इतना सारा तो आपने वहां पे जब तामझाम लेके जाओगे, खर्चा करोगे, तो वो तो कमर्शियली वायलेबल भी नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करें कि ना करें। क्लोजनेस टू मार्केट, टेक्नोलॉजी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिजर्व्स, उसकी प्योरिटी की भी बात होती है ना, मार्केट पोटेंशियल की बात भी होती है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात होती है, ये सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि क्या हम उस रिजर्व को, क्या हम डिपॉजिट को माइन करें कि ना करें। ठीक है, अब ये जो माइनिंग की जब हम लोगों ने बात की है, तो माइनिंग के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। माइनिंग कई तरह की होती है, पिछली क्लास में वैसे हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हो सकता है किसी ने पहले अपनी लाइफ में माइनिंग देखा भी हो सकता है किसी ने मूवीज वगैरह में देखा हो सकता है किसी ने ना भी देखा हो। तो माइनिंग कई तरह की होती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, जो प्रिजनर्स होते हैं उनको सजा दी जाती है, तो उनको किसी जगह पे लेके जाया जाता है, वो पत्थर वत्थर ढोते हैं, है ना। एक जगह से दूसरी जगह पे पत्थर तोड़ते भी हैं, पत्थर को लेके भी जाते हैं। एक उस तरह की माइनिंग होती है। उस तरह की जो माइनिंग होती है ना, उसको कहा जाता है क्वेरिंग। क्या कहते हैं? क्वेरिंग। क्वेरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपका जो बेसिकली जो इसमें मोस्टली हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल को निकालते हैं, जैसे कुछ ग्रेवल्स हो गया या कुछ रॉक्स हो गया, उसको निकालते हैं। तो ये सरफेस के ऊपर पड़ा होता है। बेसिकली आपने क्या करना होता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं आप उसको तोड़ते हो, तोड़ने के बाद ट्रांसपोर्ट करते हो, उसका यूज करते हो। इसे कहा जाता है क्वेरिंग, जो सरफेस के ऊपर ही की जाती है। एक होती है आपकी जिसे कहते हैं ओपन पिट माइनिंग। एक्चुअली क्वेरिंग भी ओपन पिट माइनिंग का ही एक टाइप होता है, लेकिन ओपन पिट जो माइनिंग होती है, यहां पे हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल को नहीं यूज करते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल को निकालते हैं। जैसे कोल की ओपन पिट माइनिंग की जाती है। बहुत बहुत बड़े एरिया में, कई 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कोल मिलता है, और उस कोल को आप जो है वहां पे मशीनों का यूज करके निकाल देते हो। दैट्स ओपन पिट माइनिंग। इट्स वेरी डेंजरस फॉर एनवायरमेंट, क्योंकि यहां से बहुत सारा पोल्यूटेंट्स निकलते हैं और गैसियस एलिमेंट्स निकलते हैं। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। क्वेरिंग भी डेंजरस होती है, बट नॉट एज डेंजरस एज द ओपन पिट माइनिंग। तीसरी जो आपकी माइनिंग होती है उसे कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। तो ये जो ओपन पिट माइनिंग और जो क्वेरिंग होती है, ये सरफेस के काफी क्लोज होती है। इवन क्वेरिंग तो सरफेस के बिल्कुल ऊपर ही होती है। ओपन पिट माइनिंग थोड़ी सी जाके नीचे होती है, शैलो में होती है, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर जाके हो जाती है। लेकिन जो शाफ्ट माइनिंग होती है वो काफी डीप माइनिंग होती है, जैसे 500 मीटर, 1 किलोमीटर तक भी जा सकती है, उससे नीचे भी जा सकती है। तो इतना नीचे आप ऐसे
तो नहीं जा सकते, नॉर्मली तो नहीं जा सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे टनल्स बनाते हो, वर्टिकल टनल्स बनाते हो। उस वर्टिकल टनल में जो शाफ्ट होती हैं, शाफ्ट के थ्रू मशीनें और ह्यूमन बींग्स को वहां पे लेके जाया जाता है। फिर लोग वहां से उस माइनिंग को करते हैं और फिर उसको सरफेस के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, दैट इज योर शाफ्ट माइनिंग। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ माइनिंग हियर, ओपन पिट माइनिंग, क्वेरिंग एंड द शाफ्ट माइनिंग। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की माइनिंग होती है, इट इज डन इन इंडिया एंड इट इज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय एनजीटी। इसे कहते हैं रैट होल माइनिंग। देखिए, रैट होल से आप मतलब समझ ही गए होंगे, क्योंकि चूहे का जो बिल होता है वो इस तरह से घुमा होता है ना, रैट होल माइनिंग। तो इट्स समथिंग लाइक रैट, बट यहां पे रैट्स डू नॉट मूव, ह्यूमंस मूव। तो ये बिल्कुल ही नैरो 3-4 फीट विड्थ होती है इनकी, हल्की हल्के ये जो इस तरह से बना के रखते हैं लोग, और इनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो इसके अंदर लोग जाते हैं ऐसे क्रीप करते हुए और वहां से माइनिंग करते हैं। स्पेशली ये कोल माइनिंग की जाती है इसके द्वारा। मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इस तरह की माइनिंग की जाती है, इलीगल माइनिंग है, लोग घरों में करते हैं। तो छोटे छोटे होल बनाए जाते हैं, उनमें से लोग अंदर घुसते हैं, वहां से कोल कलेक्ट करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। बट इट इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि जो कोल माइनिंग का कई बार जो रूफ होता है वो क्रैश हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है और वो नीचे ही दब जाते हैं। कई सारे एग्जाम्पल आपको सुनने को मिलेंगे कि मेघालय में 10 लोग या 5 लोग, 10 लोग जो हैं वो वहां के दब जाते हैं। रैट होल माइनिंग इज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी प्रेवलेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है तो इंटरनेट पे जाके थोड़ा सा आप सर्फिंग कर सकते हो इंटरनेट पे जाके। ठीक है, तो रैट होल माइनिंग बेसिकली वेरी प्रेवलेंट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने कर लिया है। सो हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट द मेन मिनरल्स इन इंडिया। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फेरस मिनरल्स, जिसके अंदर मतलब आयरन पाया जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द आयरन ओर फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे जो वर्ड हम लोगों ने यूज किया है ओर, वी ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ ओर। ओर का मतलब होता है मिक्सचर, जो कि मिनरल्स होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स्ड होते हैं। फिर हम लोग को आयरन ओर यहाँ से, उसमें से हम लोग उसको प्योरीफाई करते हैं, रिफाइनमेंट करते हैं और आयरन को निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्चुनेटली इंडिया में खूब सारा आयरन पाया जाता है और अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। तो इंडिया इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट इन दिस मैनर, बट वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज वी डू नॉट हैव मच ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स बेसिकली। बट आयरन रिजर्व हमारे पास खूब सारा है और अच्छी क्वालिटी का है। मैग्नेटाइट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। मैग्नेटाइट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। हमारे आयरन की जो है उसके प्योरिटी के अकॉर्डिंग कई क्लासिफिकेशन की जाती है। पहली होती है आपकी मैग्नेटाइट, इसमें 70% से भी ज्यादा आयरन आपको मिल जाता है, प्योर कंटेंट मिलता है। ठीक है, एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज इसके पास होती हैं। दूसरा होता है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट भी एक हाई ग्रेड आयरन की वैरायटी होती है, हाई ग्रेड। इंडिया में मोस्टली हेमेटाइट पाया जाता है और हेमेटाइट के अंदर जो आयरन कंटेंट होता है वो होता है 50 to 60%। हालांकि थियोरेटिकली मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट ओर, बट हेमेटाइट इज ऑल्सो वेरी हाई क्वालिटी, हाई ग्रेड आयरन। इंडिया में आपको हेमेटाइट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कहां पे मिलता है, कौन सी जगह पे पाया जाता है आयरन इंडिया में। वी वेरी वेल नो दैट इंडिया का जो इंडियन पेनिनसुला है इट इज वेरी रिच इन द मिनरल्स, तो डेफिनेटली वहीं पे पाया जाएगा। और छोटा नागपुर प्लेटो की हम लोग बात करते हैं, छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो इज कॉल्ड मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया के मोर देन 50-60% मिनरल्स आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटो रीजन, बिकॉज इट्स वेरी ओल्ड, इट्स वेरी स्टेबल, right? It's very old and it's very stable. So let's talk about a few of the belts, areas, regions जहां पे we find iron ore. पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में यहां पे लिखा हुआ है। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट। तो जो ये आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहां पे मिलते हैं आपको आयरन ओर फील्ड्स। ठीक है, आयरन ओर फील्ड्स तो 3 बेसिकली जगह हैं। देखिए, एक तो आपका छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन हो गया यहां पे, दूसरा रीजन आपका ये हो गया,
some part of Maharashtra, some part of Maharashtra, some part of Chhattisgarh, some part of तेलंगाना। तीसरा जो आपका रीजन होगा ये हो गया आपका कर्नाटका में। चौथा जो रीजन हो गया आपका गोवा और महाराष्ट्र में, जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, दैट पार्ट ऑफ द एरिया। तो ये 3-4 जगह इंडिया में ऐसी हैं जहां पे खूब सारा आयरन ओर पाया जाता है। ठीक है, कुछ माइंस के नाम यहाँ पे देख लो। तो माइंस जैसे छोटा नागपुर प्लेटो की अगर हम बात करें, उड़ीसा में इंडिया में मोस्टली आयरन ओर पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में देखिए ये आपका हो जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो है आपका हो जाता है इधर, ये होता है उड़ीसा, और इधर आपका जो है ऊपर ये झारखंड, और इधर आपका भी ये बिहार। ठीक है, तो मोस्टली इंडिया में जो आयरन ओर है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ओडिशा। ओडिशा में कहां पे? केंदुझार, मयूरभंज और गोवा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप दूसरी जो बेल्ट देखो, महाराष्ट्र वाली बेल्ट, यहां पे चंद्रपुर, बेलाडीला, ठीक है, और एक आपको मिलता है दुर्ग में। जो दुर्ग में, बेलाडीला में और चंद्रपुर में जो आयरन ओर पाया जाता है, बेसिकली इसको यहां से हम लोग कलेक्ट करके कहां लेके जाते हैं? विशाखापट्टनम लेके जाते हैं। विशाखापट्टनम की जो हमारी पोर्ट है, यहां से इसको हम लोग जापान में और साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली एक्सपोर्ट पर्पज के लिए होता है। उसके अलावा कर्नाटका में अगर आप जाओ, कर्नाटका में जो चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट है, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज वेरी वेरी फेमस फॉर द आयरन ओर डिपॉजिट्स। कुद्रेमुख की हिल्स यहां पे पाई जाती हैं। कुद्रे को कन्नड़ा भाषा में बोलते हैं हॉर्स। इसकी जो शेप होती है दैट इज लाइक अ फेस ऑफ अ हॉर्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कुद्रेमुख। मुख मतलब फेस, कुद्र मतलब हॉर्स। तो कुद्रेमुख में जो है आपका आयरन माइंस मिलती हैं। बेलारी में, ठीक है, तुर्माकुरु, तो ये कुछ जगह ऐसी होती हैं। चित्रदुर्गा जहां पे आपको आयरन मिलता है। उसके अलावा गोवा में और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको महाराष्ट्र में, यहां से भी हम लोग इसको मरमे गांव लेके आते हैं। मरमे गांव से फिर इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कर्नाटका में जो पाया जाता है यहाँ पे मैंगलुरु में लेके आते हैं, मैंगलुरु पोर्ट से इसको फिर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ बेल्ट ऐसी हैं इंडिया में जहां पे आपका बेसिकली आयरन और ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसी के अंदर जो है दूसरी जो हमारे मिनरल्स हैं वो भी दिखा रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हो। जैसे माइका, ठीक है, माइका जो ये स्टार जहां पे आपको दिखता है, हजारीबाग में माइका की माइंस मिलती हैं। गया में माइका जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके अलावा जो मैंगनीज है, मैंगनीज भी कई जगह पे किया जाता है, जैसे कोरापुट मैंगनीज के लिए काफी फेमस है। कटनी, ठीक है, यहां पे पाया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखो माइका को जो है अजमेर और बीवार में भी पाया जाता है। तो ये जो मैप है बेसिकली मैप पर आपने करना है, जितनी भी आपकी जो मिनरल्स हैं, चाहे वो फेरस हों, चाहे वो नॉन मेटेलिक हों, चाहे वो आपके प्रेशियस मेटल्स हों, सभी मिनरल्स की आपने टेबल बनानी है। उस टेबल में एक तरफ आपने लिखना है मिनरल्स, दूसरी तरफ आपको लिखना है रीजन्स। ठीक है, और जहां जहां पे वो माइंस पाई जाती हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के वो कैसे यूज की जाती हैं। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन आप लिख लोगे, तो इस तरह से टेबल आपको पता होनी चाहिए। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू विल रिवाइज देम अगेन एंड अगेन, डेफिनेटली यू विल मेमोराइज देम इजीली। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें यहाँ पे प्रीवियस ईयर के, तो आप क्लियरली देख सकते हो। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल, तो कोल के बारे में पूछा गया है, इंडियन की कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो आता है देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, ये भी मिनरल्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। पूछता है स्टील स्लैग कैन बी द मटीरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टील स्लैग के बारे में पूछा गया, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिनरल। इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ, ये आगे मिनरल्स की बात करता है, सॉल्ट पीटर, रॉक फॉस्फेट, कुकिंग कोल, है ना, these are also the minerals. So you should know that how these minerals are found in India, where they are found, what is the use of them, what are the application, industrial application basically, because most of the questions that you will find in your exam, they would be concentrated on the industrial use of these minerals. ठीक है, चलिए तो let's talk about each and everyone separately. तो मेजर आयरन बेल्ट जो इंडिया में पाई जाती हैं, ओडिशा झारखंड बेल्ट, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट।
हेमेटाइट जो आपका हाई ग्रेड आयरन होता है यहाँ पे पाया जाता है। उड़ीसा के अंदर बादाम पहाड़ की माइंस हैं, बादाम पहाड़ वहां पे एक हिल्स हैं, बादाम पहाड़ वहां पे ये पाई जाती हैं। तो ये आपका लोकेशन वाले क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकता है और मिनरल्स वाले क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकता है। वो पूछ सकता है कि बादाम पहाड़ जो माइंस हैं या बादाम हिल्स जो हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, दे आर इन द ओडिशा। उसके अलावा मयूरभंज केंदुझार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन दैट जॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में भी पाया जाता है। नावमुंडी एंड गोवा, तो वी हैव ऑलरेडी सीन दीज लोकेशंस इन मैप। उसके बाद दुर्ग, बस्तर, चांद्रपुर बेल्ट, ठीक है, यहां पे भी वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन पाया जाता है। बेलाडीला हिल्स जो है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, वेरी वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू नक्सलाइट एक्टिविटीज, है ना, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा नक्सलाइट एक्टिविटी होती है, तो यहां पे आप देख सकते हो। उसके अलावा वो मैंने आपको बता ही दिया कि जापान और साउथ कोरिया में यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। बेलारी, चित्रदुर्गा, कर्नाटका में जो कुद्रेमुख की जो पहाड़ियां हैं वहां पे बहुत ज्यादा हाई ग्रेड आयरन पाया जाता है, मोस्टली हेमेटाइट एंड समवेयर मैग्नेटाइट ऑल्सो विच इज वेरी वेरी प्योर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो कर्नाटक में जो कुद्रेमुख की पहाड़ियां हैं यहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा आयरन और डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और जो कुद्रेमुख से जो माइन किया जाता है आयरन को, दैट इज माइंड फॉर 100% फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज, 100% एक्सपोर्ट पर्पज। तो दुनिया का सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे पाया जाता है एज पर दैट। और जो कुद्रेमुख से जो हम लोग आयरन ओर को माइन करते हैं उसको हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये स्लर की फॉर्म में करते हैं। स्लर मतलब काफी मॉइस्चर होता है इसके अंदर, वाटर कंटेंट काफी हाई होता है, क्योंकि हम इसको पाइप से ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो पाइप्स में सॉलिड मटेरियल तो नहीं जा सकता, पाइप में तो लिक्विड ही जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा वाटर इसमें ऐड कर देते हैं, तो वो स्लरी जो बन जाता है, मड टाइप का बन जाता है, उसको फिर हम लोग पाइप के थ्रू मैंगलुरु पोर्ट तक लेके जाते हैं। उस पोर्ट से फिर हम लोग इसको जहाजों में एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे कंट्रीज में। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में और जो गोवा में है वहां पे बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी आयरन पाया जाता है। मरमेगांव पोर्ट से उसको फिर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अभी क्योंकि गोवा में इलेक्शंस होने वाले हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे कैंपेनिंग कर रही हैं, और कैंपेनिंग में वो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं गोवा के लोगों को कि हम लोग गोवा में जो माइंस हैं इनको रोकेंगे। और कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 2012 में बहुत सारी कोल माइंस को गोवा के अंदर बैन कर दिया था वहां पे माइनिंग को करना, बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस एंड ऑल दैट। खैर, सो दैट्स अबाउट द आयरन ओर। इन फर्दर एनसीईआरटीज डेफिनेटली हम इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे, बट या इस एनसीईआरटी के हिसाब से दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैंगनीज। मैंगनीज भी जो है वो एक फेरस एक मेटल होता है। मैंगनीज का यूज किसके लिए करते हैं, बेसिकली स्टील की फॉर्मेशन में जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टील की, इसमें मैंगनीज का हम लोग यूज करते हैं। एक टन स्टील बनाने के लिए आपको लगभग 10 केजी मैंगनीज की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जो हम लोग आयरन के साथ मिक्स करके मैंगनीज को अलॉय भी बनाते हैं, अलॉयज बनाए जाते हैं, मेटल के अलॉयज बनाए जाते हैं जो आपके ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में काम आते हैं, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम आते हैं। उसके अलावा मैंगनीज का यूज किस लिए करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड में यूज करते हैं और पेंट्स में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, which of the following are the use of the manganese or which of the following statements are correct about the manganese। तो वहां पे they can give you a statement about this, ठीक है, that manganese is used for bleaching powder, insecticides and the paints। तो आप वहां पे देख सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ द मैंगनीज शोइंग स्टेट वाइज दिखाता है, देखिए मध्य प्रदेश 27%, महाराष्ट्र 25%, ओडिशा 25%, लगभग तीनों स्टेट्स में सिमिलर तरह की आपको मैंगनीज की परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिलती है। खैर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स की बात करते हो तो आप बात करते हो कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है गोलबाजी, ठीक है, गोलबाजी। जी आप समझ गए होंगे, जी मतलब आपका गोल्ड, ठीक है, गो मतलब गोल्ड, एल मतलब आपका लेड, बी ए बाजी का जो बी है दैट इज फॉर द बॉक्साइट और जी फॉर जिंक, ठीक है। कॉपर आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो गोलबाजी, आई होप ये वर्ड आपको याद रहेगा।
ठीक है, ड्रामेबाजी जो लोग करते हैं, ड्रामेबाजी मतलब गोलबाजी, गोल गोल बातों को करते हैं, घुमा के बात करते हैं गोल गोल, तो दैट्स योर गोलबाजी, ड्रामेबाजी बेसिकली। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द कॉपर एंड द बॉक्साइट, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉपर। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं दे आर नॉट, इंडिया में दे आर नॉट वेरी अबंडेंट। ठीक है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, जैसे कॉपर हो गया या बॉक्साइट हो गया, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। मेटल वाले इंडिया में काफी अच्छे से पाए जाते हैं। तो कॉपर की बात अगर हम लोग करें, कॉपर जो है क्रिटिकली डेफिशिएंट है इंडिया। कॉपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल होती है क्योंकि मैलिएबल होती है। मैलिएबल मतलब आप इसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी शीट्स बना सकते हो। ठीक है, डक्टाइल होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इसीलिए इसको जो है इलेक्ट्रिक केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो बालाघाट की माइंस होती है वहां पे बहुत ज्यादा कॉपर पाया जाता है। खेतरी माइंस राजस्थान में बहुत हजारों साल से वहां पे माइनिंग की जाती है कॉपर की। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में वहां पे भी काफी ज्यादा कॉपर की माइनिंग की जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में बहुत काम आता है। एक्चुअली बॉक्साइट जो ओर्स होते हैं यहीं से हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं। जो बॉक्साइट के जो ओर होते हैं बेसिकली वो दे आर क्ले लाइक सब्सटेंस, मतलब मडी मडी टाइप के होते हैं, क्ले टाइप का होता है, उसमें से हम लोग फिर एल्यूमिनियम को निकालते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड ऑल दैट। वी वेरी वेल नो के अर्थ का जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, तो है तो काफी ज्यादा, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में काफी कम पाया जाता है। एल्यूमिनियम को हम लोग दूसरी जो मेटल्स होती हैं उनके साथ कंबाइन करके बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे आयरन के साथ इसको कंबाइन किया जाता है बिकॉज ये लाइट होता है, काफी गुड कंडक्टिविटी होती है इसके अंदर, मैलिएबिलिटी होती है, मतलब इसको तोड़ मरोड़ सकते हो, किसी भी शेप में आप इसको कर सकते हो। कहाँ पे पाया जाता है, अमरकंटक प्लेटू में पाया जाता है, मेकाल हिल्स में पाया जाता है, बिलासपुर जो है कटनी वाले एरिया में इसको पाया जाता है बॉक्साइट। ठीक है, तो कुछ लोकेशन आप इसको यहाँ पे देख सकते हो आराम से। ये नेपोलियन हिल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे बताई है, इसको आप अगर पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो, नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन था, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एल्यूमिनियम एंड इवन उसके जो कोट के जो बटन होते थे वो भी एल्यूमिनियम के बने होते थे। नेपोलियन के घर पे अगर कोई मेहमान आते थे तो उसको नेपोलियन जो है एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना परोसा जाता था, क्योंकि एल्यूमिनियम को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता था एक बड़ी ही हाई क्वालिटी और एक वेरी प्रेशियस मेटल के तौर पे। लेकिन बाद में पता चला कुछ सालों के बाद, जो पेरिस के अंदर जो भिखारी होते थे, जो बैगर्स, वो भी एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही भीख मांगते थे। तो समय की बात है। खैर आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली कंडक्ट नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस बट या मोस्ट ऑफ द केसेस में। माइका की बात करते हैं पहले। माइका जो है वो अलग अलग प्लेट्स से मिलके बना है, मतलब ये लेयर्स होती हैं इसके अंदर, और क्योंकि अलग अलग लेयर्स से मिलके बना है इसीलिए इससे हम लोग थिन शीट्स बना सकते हैं, माइका की शीट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, किसी भी कलर का आपको ये हो सकता है। एक्सीलेंट क्वालिटी होती है इसके अंदर। लो पावर लॉस फैक्टर होता है, पावर बहुत कम लॉस होती है अगर इसमें से ट्रांसफर हो रही है तो। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई वोल्टेज को रेजिस्टेंट करता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक है तो रेजिस्टेंट तो करेगा ही करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कहां पे पाया जाता है, छोटा नागपुर प्लेटो के नॉर्थ एज पे पाया जाता है, याद रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। छोटा नागपुर प्लेटो के नदर्न एज पे पाया जाता है आपका माइका। ठीक है, उसके अलावा हजारीबाग और कोडरमा गया, मतलब बिहार में और झारखंड वाले रीजन में भी पाया जाता है। ठीक है, हजारीबाग वाली बेल्ट में, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा ही था यहाँ पे, है ना, ये देखिए गया में बिहार में और हजारीबाग झारखंड में वी फाइंड माइका, है ना। बहुत एक इंपॉर्टेंट मेटल होती है बट ज्यादा नहीं इंडिया में पाई जाती है अनफॉर्चुनेटली। खैर आगे देखते हैं, लाइमस्टोन की बात करते हैं। कुछ रॉक मिनरल्स में जैसे लाइमस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। लाइमस्टोन बाद में मेटामॉर्फिक होके अब मार्बल भी बन जाता है। तो ठीक है, तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं
मैग्नीशियम जो कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। इट्स सेडिमेंट्री रॉक्स में बेसिकली ये पाया जाता है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इट इज एक्चुअली अ बेसिक रॉ मटेरियल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा जो आयरन ओर की स्मेल्टिंग होती है उसमें भी फर्नेस में यूज किया जाता है ना, फर्नेस तो आपको पता ही होगा, इस तरह से होता है। जो आयरन ओर होता है उस आयरन ओर को हम लोग इसमें डालते हैं, हीट देते हैं, साथ में हम लोग लाइमस्टोन का मिक्सचर करते हैं, उसके बाद हम इसमें से आयरन को अलग से निकाल लेते हैं, जो इंप्योरिटीज होती हैं उसको अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ वी डू दिस। माइनिंग के हैजार्ड के बारे में यहाँ पे बात कर रखी है ना, उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल हैं और नोक्सियस जो फ्यूम्स होती हैं, डिसीज होते हैं, कई बार माइंस जो है कोलैप्स हो जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी पोल्यूट हो जाते हैं। बहुत सारी न्यूज़पेपर क्लिप्स इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं, उसको आप देख सकते हो। सेफ्टी का कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है, इसको किलर इंडस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि कई बार कोलैप्स हो जाने की वजह से माइंस वो उसके नीचे लोग दब जाते हैं और मर जाते हैं। दैट्स कॉल्ड किलर इंडस्ट्री, ठीक है। So now we need conservation of the minerals. हालांकि minerals they are found very much abundant on the earth, but they are not equally distributed, unevenly distributed होते हैं। We very well know that. And तो कहता है देखो जितने भी हम लोग मिनरल्स यूज करते हैं, वर्केबल मिनरल्स डिपॉजिट जो दुनिया में पाए जाते हैं, सिर्फ 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट में ही हम उसको निकालते हैं। तो लिमिटेड है, बहुत अनलिमिटेड नहीं है, बिकॉज इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देम टू बी फॉर्म्ड। और एक बार अगर आपने वो एक्सट्रैक्ट कर दिए देन इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड देम अगेन। सो दे आर वेरी फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, शॉर्ट लिव्ड जो है हम लोग उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड दे आर कंटिन्यूसली इन डिमांड। तो यहाँ पे कुछ इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो आपकी जो कोल माइन होती है उसके अंदर वाला की पिक्चर है, ये उसकी आउटसाइड पिक्चर है आपकी कोल माइन की, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से आपको एनर्जी की जब बेसिकली आप बात करते हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम से जो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं वहां से वी गेट एनर्जी। एनर्जी की हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट होती है। हमारे व्हीकल्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, खाना बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना। हमें लाइट मिलती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, एंड हमें हीट मिलती है सर्दियों वगैरह में, आप वो हीट के लिए भी चाहिए। तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है। जो एनर्जी के सोर्सेज हैं पहले भी हम लोग क्लास में कर चुके हैं, इसको जो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जब आप कन्वेंशनल की बात करते हो तो जिसमें फायरवुड, कैटल डंग जो उपले होते हैं, है ना, डंग के मतलब जो उपले की बात कर रहा है वो, वैसे वाले केक की बात नहीं कर रहा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब वो काफी लंबे समय से हम उसको यूज करते आ रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर लॉन्ग टर्म ट्रेडिशन एंड यूजेबिलिटी। तो नॉन कन्वेंशनल मतलब जो नए हैं, बहुत पुराने नहीं हैं, सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड द एटॉमिक एनर्जी, दे आर वेरी न्यू फिनोमेना ना, पिछले 20, 30, 50 साल से हम इसका यूज करना शुरू किया है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो फायरवुड और कैटल डंग केक, मतलब जो उपले होते हैं गोबर के जो बनाए जाते हैं, और जो लकड़ियां होती हैं जो जंगल वगैरह से औरतें लेके आती हैं कलेक्ट करके, वो ज्यादातर यूज किया जाता है। 70% केसेस में इंडिया के जो रूरल हाउस होल्ड हैं वहां पे हम लोग इन्हीं चीजों का यूज करते हैं, एंड दे आर वेरी डेंजरस हेल्थ वाइज भी, एंड दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि हाउ वीमेन गो आउट इन जंगल टू कलेक्ट द फायरवुड एंड टू कलेक्ट वाटर एज वेल, एंड उसी में दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स, और पीछे से जो बच्चे रह जाते हैं नोबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ देम, और उसकी जो वीमेन की जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वो हम चीजें कर चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली these women in few areas they are even not able to collect the firewood because of the continuous decreasing of the forest area। अब जब जंगल ही नहीं रहेगा तो लकड़ी कहाँ से रहेगी, है ना, ये भी सोचने की बात है। सो दैट इज वाई। और ये जो काउ डंग को डेफिनेटली सरकार के जो गोबर के उपले होते हैं इसको यूज करने के लिए डिस्करेजमेंट होता है, क्योंकि इसके हेल्थ नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। तो वो सारी सारी चीजें हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे हम लोग कोल की बात करते हैं तो कोल तो हमारे पास बहुत अबंडेंट में है ही, पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं, है ना। उसके अलावा इंडस्ट्री और डोमेस्टिक घरों में भी जो यूज की करने की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग कोल से फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। और इंडिया में जो मोस्टली बिजली बनाई जाती है वो भी कोल पावर प्लांट से ही, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनसे ही बनाई जाती है, ठीक है। बनता कैसे है वी वेरी वेल नो। जो प्लांट्स थे पहले जो स्वॉम्प्स एरिया में पाए जाते थे, स्वॉम्प्स में, वेटलैंड्स वगैरह में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे गॉट बरीड, वो नीचे दब गए,
मिट्टी में या रॉक्स के नीचे दब गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से, दे टर्न्ड इनटू कोल, है ना। पीट आप उसको बोलते हो। जो स्वम्प्स होते हैं, पानी के जो ऐसे ना वाटर लॉगिंग कंडीशंस होती हैं, दलदली जमीनें होती हैं, वहां पे पीट बनता है। पीट पीट जो है वो एक लो क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है, लो क्वालिटी का कोल होता है। उसके अलावा जो आपके पास एंथ्रेसाइट होता है और ब्यूटुमिनस होता है, ये दोनों हाई क्वालिटी के कोल पाए जाते हैं। एंथ्रेसाइट जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, उसके बाद जो है ब्यूटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट, ठीक है, मतलब ABLP। तो ABVP आपने सुना होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ABLP से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, ABLP। तो V को आपने L से रिप्लेस कर दिया, एंथ्रेसाइट, ब्यूटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। चलिए, कहता है इन इंडिया कोल अकर्स इन द रॉक सीरीज ऑफ द टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, गोंडवाना, मैंने हमें पहले ही बताया था, और टर्शियरी डिपॉजिट्स। तो गोंडवाना तो वी वेरी वेल नो कि 200 मिलियन ईयर्स अगो जब आपका जो पेंजिया है वो टूटने लगा था, देन गोंडवाना फॉर्म्ड। तो वो जो गोंडवाना की जो लैंड फॉर्म है उसके अंदर जो कोल पाया जाता है दैट इज वेरी वेरी ओल्ड एंड दैट इज वाई इट इज वेरी प्योर, हाईएस्ट क्वालिटी का पाया जाता है बिकॉज उसको समय काफी हो गया है। तो दूसरा हमारा पाया जाता है वो टर्शियरी डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, बेसिकली आपके जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, वहां पे ये पाया जाता है। इवन तमिलनाडु के कुछ एरियाज में भी आपको टर्शियरी टाइप का डिपॉजिट मिलता है, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। टर्शियरी कोल के जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड टर्शियरी टाइप का मिलता है। जो प्राइमरी आपको मिलता है मतलब हाईएस्ट क्वालिटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। उसके अलावा गोदावरी, महावरी और जो सोन रिवर्स हैं, यहाँ पे भी कुछ कोल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। तो झरिया, रानीगंज, बोकारो, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया में जो कोल फील्ड है वो ब्राउन कलर का यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे, है ना। तो तालचर, कोरबा, सिंगरेनी, बोकारो, झरिया, रानीगंज, इसको कहा जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। जो झरिया, बोकारो, रानीगंज है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। ऊपर से सिंगरौली हो गया। टर्शियरी टाइप का जो आपको यहाँ पे मिलता है वो जांझी, नजीरा, टर्शियरी टाइप का कोल आपको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा तमिलनाडु में जो नेव वाली जगह है यहाँ पे भी टर्शियरी टाइप का ही आपको कोल देखने को मिलता है। खैर, लेट्स टॉक अबाउट द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन पेट्रोलियम बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए, केमिकल इंडस्ट्री के लिए, है ना। पेट्रोलियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग कोल के बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है वो पेट्रोलियम ही होता है ना, आफ्टर कोल। किस लिए यूज़ करते हैं? हीट के लिए, लाइटनिंग के लिए, है ना, लुब्रिकेंट्स वगैरह के लिए उसका यूज़ करते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्री में इसको एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसके हम लोग सिंथेटिक टेक्सटाइल बनाने के लिए यूज करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज करते हैं, और भी केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इंडिया में डेफिनेटली बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन जो एंटीक्लाइंस हैं, देखिए जो जैसे हिमालय होता है ना, फोल्ड माउंटेन, तो फोल्ड माउंटेन इस तरह की होती हैं, ऐसे होती है ना फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन में जो नीचे वाला एरिया होता है इसे बोलते हैं सिंक्लाइन, जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन। तो जब ये फोल्ड माउंटेन बनी थी तो एंटीक्लाइन वाले एरिया में कुछ पेट्रोलियम जो है वो ट्रैप हो गया था। जैसे आपका और आसाम की अगर आप बात करो डिगबोई वगैरह में, वहां पे, या कुछ अगर मुंबई हाई वगैरह के बारे में बात करो तो वहां पे कुछ ट्रैप हो गया था, ठीक है। तो उसके बारे में इसने यहाँ पे बात कर रखी है। जो एंटीक्लाइन है, जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, उसके बारे में बात करता है। आगे कहता है जैसे ऑयल बेसिकली जैसे आपके सरफेस के नीचे होता है, तो ऑयल बियरिंग जो लेयर होती है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स में आपका पाया जाता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पेट्रोलियम पाया जाता है। कहता है द ऑयल बियरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन और द सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। तो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन की जो रॉक्स होती हैं वो इम्परवियस नहीं होती हैं, वो परवियस होती हैं। परवियस इन द सेंस के उसके अंदर से आपका जो ऑयल है वो परमिएट कर सकता है, वो फ्लो कर सकता है। तो इस तरह से रॉक्स में से फ्लो करने के बाद उसके नीचे नीचे जो है बहुत ज्यादा नीचे एक इम्परवियस रॉक्स आती है। इम्परवियस मतलब उसके फर्दर वो यहां पे नहीं जा सकता। इम्परवियस रॉक्स वो होती हैं जिसके अंदर से लिक्विड फ्लो नहीं कर सकता। परवियस रॉक्स होती हैं जिसमें से कर सकता है, क्योंकि इसके बीच में ना कुछ गैप होते हैं, एयर गैप होते हैं, तो जिसके बीच में आसानी से वो कर सकता है। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन से आराम से वो नीचे जा सकता है, क्योंकि आपकी जो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन होती हैं दे आर सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन उसके नीचे जो है कोई और रॉक आ जाती है और यहां पे जाके वो ट्रैप हो जाता है। इन ट्रैप यहीं से फिर हम उसको पेट्रोलियम को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फोल्ड ट्रैप की वो बात कर रहा है, नॉन परवियस रॉक्स जो मैंने आपको बताया उसके बारे में बात कर रहा है। और मोस्टली जहां पे आपका जो पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पे आपका नेचुरल गैस भी पाया जाता है। हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन और क्योंकि गैस ऑयल से हल्की होती है, लाइट होती है वेट में, इसलिए ऑयल के ऊपर वाली लेयर में आपको गैस मिलती है।
ऊपर वाली लेयर में आपको गैस मिलते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, मुंबई हाई, गुजरात में, आसाम में वाले रीजन में आपने देख ही सकते हो। ठीक है, अगर आप डायग्राम की बात करो तो देखिए डायग्राम में भी यहाँ पे दिखा रखा है। हाँ, डायग्राम में देखिए यहाँ पे जो है गैस रिजर्व और ऑयल फील्ड और ये सब दिखा रखा है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर आसाम की बात करो तो नाहर कटिया, ठीक है, यहाँ पे काफी पाया जाता है। ऊपर आपका जो है ये डिगबोई हो गया, डिगबोई में आपको गैस फील्ड मिलेंगे। उसके बाद अगर आप मुंबई में जाओ तो ये जो ऑफ फील्ड हो जाएगा आपका मुंबई हाई, बसीन जो है यहाँ पे हो गया जी आपका, कलोल गुजरात में ये भी एक जगह है, अंकलेश्वर गुजरात में एक जगह है जहाँ पे आपको गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज भी 80% हम लोग अपनी पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट के लिए वी डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स। तो एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अंकलेश्वर हो गया या कलोल या मुंबई हाई हो गया, यहाँ से जो हम लोग पेट्रोल का एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब पेट्रोल जो है ना वो एक बड़ी, अब पेट्रोलियम और पेट्रोल दो अलग अलग चीजें हैं। मार्केटिंग पेट्रोलियम एक मिक्स्ड है, उस पेट्रोलियम से आप बहुत सारे प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। पेट्रोलियम से आप प्लास्टिक भी बनाते हो, आप वैसलीन बनाते हो, केमिकल्स बनाते हो, डीजल बनाते हो, पेट्रोल बनाते हो। तो वो पेट्रोलियम जो है ना, इट्स लाइक अ गार, जो गारा होता है, मड होती है, मड के जैसा होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो अब उसको एज इट इज आप यूज नहीं कर सकते, आप उसके लिए प्योरीफाई करना पड़ेगा, और प्योरीफिकेशन के लिए आपको उसको रिफाइनरी तक लेके जाना पड़ेगा। तो जहां से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहां से रिफाइनरी तक लेके जाने के लिए बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं। जैसे इंडिया में जो सबसे बड़ी पाइप है वो होती है हजीराबाद, वैजपुर और जगदीशपुर, जिसे हम लोग HVJ, हजीराबाद, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन बोलते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बीच में कई जगह यहाँ पे रिफाइनरी है, उन रिफाइनरी को ये सप्लाई किया जाता है, वहां से फिर हम लोग यहाँ से डीजल और पेट्रोल निकालते हैं, फिर हम उसका यूज करते हैं रिफाइनरी से। इवन इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ईरान से, सऊदी अरेबिया वगैरह से पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करने के बाद फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरा जो हमारे पास सोर्स होता है वो हो जाता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, और ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है। फ्लोइंग वाटर से इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे भाखड़ा नंगल दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, कोपेली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पहले इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं, तो ज्यादा डिटेलिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रीन्यूएबल होता है, सबसे बड़ी बात ये है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे जो है उसके बाद न्यूक्लियर की हम लोग बात करें, अगर न्यूक्लियर जो है इंडिया में, जैसे आपका कलपक्कम हो गया, काईगा है ना, काकरापार हो गया, तारापुर हो गया महाराष्ट्र में, यूपी में भी है, नरौरा राजस्थान में है, रावत भाटा, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियर प्लांट्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इंडिया में हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट स्टिल ठीक है, कुछ पावर प्लांट्स हैं। इंडिया आने वाले समय में और ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करने वाला है, बिकॉज वी नीड टू नो टैकल दिस द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज बेसिकली। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग सोलर की बात करते हैं, है ना, विंड की बात करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं, टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। तो दीज आर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन द लास्ट क्लास। तो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी की जैसे इन्होंने वहीं पे बात की है, न्यूक्लियर एनर्जी जो जैसे एटॉमिक जो एनर्जी है बेसिकली यूरेनियम और थोरियम, ठीक है, ये दो हम लोग इसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जो कि आपका झारखंड में काफी मात्रा में पाया जाता है और अरावली रेंजेस में भी पाया जाता है। केरला के अंदर जो थोरियम जो सोल्ट है वो सैंड, एक्चुअली वहां पे मोनोजाइट साइड सैंड मिलती है, और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो थोरियम के रिजर्व हैं वो मोनोजाइट सैंड में पाए जाते हैं। बट स्टिल वी डू नॉट हैव एनी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट थोरियम फ्रॉम द मोनोजाइट सैंड। बट ठीक है, रिजर्व तो है, फ्यूचर में 50-100 सालों में वी वैन जब हमारे पास एनर्जी होगी तो डेफिनेटली वी कैन यूज दैट। सोलर एनर्जी की अगर बात करें, इंडिया इज अ वर्ल्ड लीडर इन द सोलर एनर्जी डेफिनेटली, एंड वी आर एग्रेसिवली इंस्टॉलिंग सो मेनी सोलर पावर प्लांट्स। ठीक है, आपका जो बदाला सोलर पावर प्लांट है इन राजस्थान, दैट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। मेरे ख्याल से 2245 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यहाँ से। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एरिया बट या इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। तो जो फोटोवोल्टाइक जो सेल होते हैं वहां से हम लोग, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर की खास बात ये होती है कि जो रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हो सोलर वोल्टाइक सेल का, सेमीकंडक्टर का, दे स्टार्ट जनरेटिंग एनर्जी। दैट्स अ वेरी
प्रॉपर्टी ऑफ इट। अगर आप इंडिया की सोलर की बात करो, इंडिया की बात करता है कि 2000 हमने अपना टारगेट रखा हुआ है। इंडिया जो सोलर मिशन है उसके तहत इंडिया जो है 2022 तक, मतलब अगले साल तक जो है 175 का जो हमारा टारगेट है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, इस 175 गीगावाट में से इंडिया का टारगेट है कि 100 गीगावाट वी विल जनरेट फ्रॉम द सोलर पावर एंड द 75 गीगावाट फ्रॉम अदर पार्ट्स। ठीक है, इस समय इंडिया की जो टोटल सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 44 गीगावाट जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इस समय में। अगर आप सोलर की बात करो तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि 100 गीगावाट हमारा टारगेट है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि इंडिया का जो आईएनडीसी है, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हम लोग प्रोमिस करके आए हैं, आईएनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसके अंदर इंडिया को अपना कार्बन एमिशन कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करना है ना। इंडिया ने प्रॉमिस किया हुआ, तो प्रॉमिस तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। और वो प्रॉमिस हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, जब हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉमिस आपको यहाँ पे जैसे बता रखे हैं कि 33 to 35% हम लोगों को अपना एमिशन रिड्यूस करना है 2030 तक, ये हमारा टारगेट है। हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका 40% जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर है हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेंगे। वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने अपने प्रॉमिस किया हुआ है। तो दैट इज व्हाई इंडिया इज एग्रेसिवली सेटिंग अप न्यू सोलर बिग सोलर पावर प्लांट्स। तो कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दे ही दिया। उसके अलावा विंड पावर, तो दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट विंड पावर, है ना। जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप वगैरह में काफी ज्यादा विंड फार्म्स हम लोगों ने लगा रखे हैं। अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है इसका, लेकिन जहाँ पे पोटेंशियल, बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली टू सेट देम अप इनिशियली, इट्स वेरी कॉस्टली, सो देर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। खैर सोलर के नहीं, विंड में अभी वी विल बिकम लीडर डेफिनेटली। बायोगैस की बात करते हैं तो बायोगैस तो वी ऑलरेडी नो, बायो मीन्स लाइफ, गैस मीन्स लाइफ। तो जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो डिकम्पोजिशन से गैस बनती है, दैट इज योर बायोगैस। इसमें हम सब कुछ यूज कर सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स रेजिड्यूज, गोबर का यूज कर सकते हैं, हर चीज का यूज कर सकते हैं। तो उनके सड़ने से, उनके डिकम्पोजिशन से गैस प्रोड्यूस होती है जिसे कहते हैं बायोगैस। मोस्टली इसमें मीथेन होती है, बट दूसरी गैसेज का मिक्सचर भी होता है। तो जो श्रब्स होते हैं, फार्म वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट, इवन ह्यूमन वेस्ट भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छी गैस होती है, क्लीन होती है, एज कंपेयर टू दूसरी गैसेज जो होती हैं काफी क्लीन होती है। और इसके और भी बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि जो आप बायोगैस का, जैसे मान लो यहाँ पे इन्हें दिया हुआ है बायोगैस प्लांट, इसमें जब हम लोग इतने सारे मटेरियल का यूज करते हैं तो एक तो इससे गैस बनती है, दूसरा इससे मैन्योर प्रोड्यूस होता है। तो उस मैन्योर को आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो अपने फील्ड्स में, खेतों वगैरह में। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके। आप पर्सनल भी घर पे लगा सकते हो या किसी विलेज में भी इसको प्रॉपर्ली लगाया जा सकता है। इट्स वेरी कन्वीनियंट, वेरी एफिशिएंट। चलिए, टाइडल एनर्जी की तो हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। इंडिया में टाइडल एनर्जी के प्लांट हम लोगों ने एक्चुअली बनाया था, एक वेस्ट बंगाल में, गुजरात में। अभी वो दोनों बंद हैं बिकॉज की उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए बनाए थे, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली इनको बंद करना पड़ा। इसमें होता क्या है, जो आपकी हाई टाइड होती है और जो लो टाइड होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो जब टाइड हाई होती है तो उस पानी को ट्रैप कर लिया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो टरबाइन है वो मूव करते हैं। टरबाइन मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी, यू वेरी वेल नो के अर्थ के अंदर जो हीट होती है, कई बार वो जो हीट होती है ना अर्थ के अंदर, और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है, उस वाटर को बहुत हीट अप कर देता है। तो वो जो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो वाटर ऊपर आता है सरफेस पे, बहुत प्रेशर के साथ आता है, क्योंकि उसके अंदर वेपर्स होते हैं, गैस होती है, उसका हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, टर्बाइंस वगैरह को घुमाने के लिए। सो दैट्स योर जियोथर्मल एनर्जी। प्रीवियस क्लास में वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। जियोथर्मल एनर्जी में तो दैट एनर्जी विच इज देयर ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ, and when that energy is reached on the surface in different time, like especially the water के बारे में बात कर रहे हैं, टरबाइन वगैरह घुमाने के काम आता है, तो that's your geothermal energy। इंडिया में geothermal energy अभी हम लोग कमर्शियली यूज नहीं करते हैं, बट फॉर द रिसर्च पर्पज कुछ जगह पे हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पार्वती वैली होगी, मणिकर्णिका हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, एक पिलग्रिमेज भी है, यहाँ पे सिख लोग और हिंदू लोग जाते हैं, वहाँ पे बनाए हुए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के पर्पज के लिए। उसके अलावा लद्दाख में जो है पोगा वैली, यहाँ पे भी जियोथर्मल एनर्जी का काफी पोटेंशियल है, एंड वी आर सेटिंग अप अ प्लांट देयर। उसके अलावा एनर्जी को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज कहता है एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक इक्वलिटी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वहां पे कितनी ज्यादा एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, बिना एनर्जी के तो भैया दुनिया चलती नहीं है ना। और प्रेजेंटली वी आर लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि इंडिया जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है
उतनी एनर्जी में जितना काम होना चाहिए, मतलब वेस्टेज बहुत ज्यादा, बेसिकली कहने का मतलब ये है ना, हम लोग प्रोड्यूस भी कम करते हैं और ऊपर से वेस्टेज भी बहुत ज्यादा है, तो वी आर लीस्ट एफिशिएंट कंट्रीज। दैट इज व्हाई वी नीड टू यूज आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज जुडिशियसली, मतलब दिमाग लगा के इसका यूज करो, एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी, है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग, जो पर्सनल गाड़ियां होती हैं उसका यूज ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, जो घरों में फालतू के पंखे चल रहे हैं, बिजलियां चल रही हैं, उसको आप बंद कर सकते हो, है ना, क्योंकि पावर सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, कितना बढ़िया सेंटेंस है, इसको आप अपने एग्जाम वगैरह में भी डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जितनी एनर्जी आप सेव करोगे तो उसको कोई और यूज कर सकता है जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। दैट इज व्हाई दिस सिंपल सेंटेंस इज यूज्ड, एनर्जी सेव्ड is energy produced. So this is all for this chapter. I think our chapter is over and some of the questions that you can already see here. आप अपनी स्क्रीन को जो है पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर इन यूर गूगल शीट। गूगल वगैरह करिए, थोड़ा सा सर्फिंग कीजिए, कहीं ना कहीं आपके इसका आंसर मिल जाएंगे। बट आई विल रिकमेंड कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को इंडिविजुअली सर्च करें, हर पॉइंट के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखें, एंड दैट इज हाउ वी डू यूपीएससी प्रिपरेशन। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर फाइंड आउट करना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके ऊपर आपको अपने आप से रिसर्च करना पड़ेगा, अपने आप से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।